हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पेपर काफ़ी अच्छा था, पेपर स्कोरिंग था। मैथ और फिजिक्स का पेपर लेंदी था। जैसा बताया जा रहा है, जब मैथ और फिजिक्स का पेपर हल्का सा लेंदी था। टोटल 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पेपर 1 में टोटल टोटल 18 क्वेश्चन था। टोटल 18 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस क्वेश्चन था। तो अगर पेपर का एनालिसिस करें, 9 क्वेश्चन एवरेज था। एक क्वेश्चन को बोल सकते हैं इजी था। और 3 क्वेश्चन गुड क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट बोल सकते हैं। 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन 5 था। तो अब पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड ऑफ ए गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो, the ratio of most probable average and root mean square speed respectively। तो ये क्वेश्चन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस है। क्वेश्चन है। थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला रेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे करके ऐसे होता है। रेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरह रेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। उसके बाद सिमेट्रिक का ग्राफ ऐसे होता है और नॉर्मल का ग्राफ इस तरह होता है। ये नॉर्मल का ग्राफ है, ये सिमेट्रिक का ग्राफ है। तो नॉर्मल ग्राफ में यू आरएमएस का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद यू एवरेज, उसके बाद यू मोस्ट प्रोबेबल। अगर फॉर्मूला लिखें तो इसका होता है √2 RT/m, इसका होता है √8 RT/m और इसका होता है √3 RT/m। तो इसका जो रेशियो आता है 1:0.9211.08165, ये इसका रेशियो आता है। जब सिमेट्रिक ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जब सिमेट्रिक ग्राफ रहता है तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इस रीजन में लाई करता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये नियरली इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी का नियरली इक्वल होता है। और स्क्वायर मीन वेलोसिटी जो होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे होता है, जो कि ग्रेटर होता है जो ग्रेटर होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर होता है। और इसका एवरेज वेलोसिटी हम एवरेज स्पीड इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होने की वजह से
इसका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यहीं पे होगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं जो वेलोसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होता है, उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। सिमेट्रिक होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी दोनों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसका रेशियो √2 √3, इसका रेशियो √2 तो इसका 2 to 4। इसका जो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 1:1:1:2:4। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट O2 अपॉन द हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पे O2 कौन रिलीज करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है Pb3O4, KO2, थर्ड है Na2O2 और फोर्थ है Li2O2। तो ये मिक्स ऑक्साइड है, ये मिक्स ऑक्साइड है PbO2 का, ये मिक्स ऑक्साइड है PbO प्लस PbO2 का, ये मिक्स ऑक्साइड है। तो ये जो है सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड को एनसीईआरटी में मेंशन है, जो अगर सुपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। PbO2 Pb3O4 को अगर हाइड्रोलाइसिस किए H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, तो ये नो रिएक्शन देगा, नो रिएक्शन देगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। जब KO2 को ट्रीट करेंगे H2O के साथ, तो ये KOH प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। Na2O2 के साथ अगर H2O को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, Li2O2 ये तो स्टेबल नहीं है, रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल नहीं। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये H2O2 और ये H2O2 और ये भी H2O2 देगा। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं देगा, ये हाई टेम्परेचर में देगा, ये हाई टेम्परेचर में H2O2 देगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। जब इसको हम अगर Na2O2 को अगर हम ट्रीट करें HCl के साथ, तो ये H2O2 प्लस NaCl देगा। और जब इसको हम ट्रीट करें Li2O2 को ट्रीट करेंगे HCl के साथ, Li2O2 को ट्रीट करेंगे HCl के साथ, तो ये LiCl प्लस H2O2 देगा। तो जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब देगा, और ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइसिस करने पे ये नहीं देगा। तो इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका बी जो है सही है। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड, ए कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन nitrates of two metal X and Y. When it was added to an aqueous solution of NaCl, a white PPT was formed. The precipitate was found to be partly soluble in hot water to give residue P and a solution Q. The residue P was soluble in aqueous solution. Residue P was soluble in aqueous NH3 and also in aqueous sodium thiosulfate. The hot solution Q give yellow precipitate with Ki. The metal X and Y are respectively.
तो x प्लस वाई का नाइट्राइट जो है उसको जब NaCl के साथ ट्रीट करेंगे, जब NaCl के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो ये वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, वाइट पीपीटी बनेगा। ये वाइट पीपीटी बनेगा, ये जो है एक पार्टली सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा और इसको बोलेंगे, ये जो पार्ट सॉल्युबल है उसको बोल रहे हैं क्यू, और जो इनसॉल्युबल है रेसिड्यू के रूप में ये पीपीटी बन जाएगा, इसका पीपीटी बनेगा, पीपीटी जो बनेगा इसको हम बोल रहे हैं पी, इसको बोल रहे हैं पी। ये पी जो है पीपीटी बनाएगा, पीपीटी को जब हम ट्रीट करेंगे ये सॉल्युबल बनेगा और जो एक इनसॉल्युबल बनेगा। तो जो पी जो है पी जो है सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा। तो PbCl2 जो है PbCl2 ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और ये PbOH2 बनाएगा, ये PbOH2 बनाएगा। तो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल जो है ये Q है, ये Q जो है सो सॉल्युबल है और P जो है सो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल P है, P जो है से इनसॉल्युबल है और Q जो है सो सॉल्युबल है। तो Q सॉल्युबल है हॉट वाटर में, तो P सॉल्युबल है एक्वस NH3 में। तो एक्वस NH3 में जो P जो होगा AgCl होगा, क्योंकि ये नाइट्रेट है तो ये AgNO3 होगा और ये PbNO3 प्लस NaCl, तो ये जो है ये जो बनाएगा NaNO3 PbCl2 प्लस AgCl, ये बनाएगा PbCl2 प्लस AgCl, ये पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, ये पीपीटी के फॉर्म में रहेगा प्लस NaNO3। तो NaNO3 जो है वाटर में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये वाइट पीपीटी बनाएगा, वाइट पीपीटी, ये वाइट पीपीटी बनाएगा। तो जब AgCl को ट्रीट करेंगे, AgCl को जब ट्रीट करेंगे एक्वस NH3 के साथ, तो ये AgNH3 होल ट्वाइस Cl, और जब इसको हम ट्रीट करेंगे AgCl को Na2H2O3 के साथ, तो ये बनाएगा Ag2H2O3, और ये एक्सेस में है तो Na2H2O3 प्लस Ag2H2O3 प्लस Na2H2O3, ये बनाएगा Na3Ag, ये बनाएगा, और ये जो Q जो है Q PbCl2 के साथ, PbCl2 जब Ki के साथ ट्रीट करेंगे इसको, तो ये PbCl2 जब Ki के साथ ट्रीट करेंगे तो PbI2 बनाएगा, PbI2 प्लस KCl2, PbI2 प्लस KCl2। तो ये PbI2 जो है येलो इन कलर, ये येलो कलर का होता है। तो जो करेक्ट Pb जो है ये X और Y होगा, तो ये X और Y Ag और Pb होगा। Question 4. The Newman projection PQRS are given below.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कौन सा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम पहले बनाते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन का सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फ्रंट कार्बन में देख रहे हैं जो क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले लगा हुआ है C2H5, उसके बाद यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन में CH3 लगा हुआ है, और फिर ये C2H5 तीन ग्रुप लगा हुआ है। अब बैक कार्बन में देखते हैं, बैक कार्बन में क्या क्या लगा हुआ है। तो बैक कार्बन में लगा हुआ है, बैक कार्बन में लगा हुआ है एक OH लगा हुआ है, फिर CH3 लगा हुआ है, और फिर CH3 लगा हुआ है। तो ये उसके बाद ये हो गया P। उसके बाद Q देखते हैं, Q में क्या क्या लगा हुआ है। Q जो है, Q का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो Q में फर्स्ट फ्रंट कार्बन में देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो फ्रंट कार्बन में C2H5 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। उसके बाद लगा हुआ है C2H5 के बाद फ्रंट कार्बन में C2H5 लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे H लगा हुआ है। उसके बाद ऊपर में देखिए एक कार्बन है, उसके साथ OH लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो ये है। उसके बाद बैक कार्बन में देखते हैं, बैक कार्बन में क्या क्या लगा हुआ है। तो बैक कार्बन में लगा हुआ है H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो ये हो गया Q। उसके बाद R देखते हैं। R देखते हैं, R क्या है, और S देखते हैं, RS। तो R में फ्रंट कार्बन में क्या क्या लगा हुआ है सो देख लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन में लगा हुआ है, फ्रंट कार्बन में एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। उसके बाद आर का नेम लिखते हैं, आर का IUPAC नेम लिखते हैं। तो फ्रंट कार्बन में देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। तो फ्रंट कार्बन में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, और C2H5 लगा हुआ है। अब देखते हैं ये बैक कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो बैक कार्बन में लगा हुआ है बैक कार्बन में लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है, और C2H5 लगा हुआ है, दो C2H5 और एक H लगा हुआ है। तो फ्रंट कार्बन में देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो फ्रंट कार्बन में देखते हैं, तो फ्रंट कार्बन में एक CH3 लगा हुआ है, दूसरा H लगा हुआ है, तीसरा H लगा हुआ है। तो दो H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। अब बैक कार्बन में देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो बैक कार्बन में एक C2H5 लगा हुआ है, उसके बाद OH लगा हुआ है, उसके बाद CH3 लगा हुआ है। तो ये आइसोप्रोपाइल तो अब IUPAC नेमिंग करते हैं सबका IUPAC नेम करते हैं। अगर IUPAC नेम दोनों का अगर सेम आ गया तो वो आइडेंटिकल। तो IUPAC नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 4, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो CH3CH2। तो ये 4 हो गया, 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए। तो
तो 3 में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 में 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये टू ऑल। तो क्यू का नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किए हैं। तो अगर इसका आईपीएसी नेम हम लिखते हैं तो इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो ई जो है एम से पहले आता है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट टू ऑल, पेंट 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्योंकि ई जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और एम जो है बाद में आता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 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 टू ऑल। तो ये इसका नेम है। तो अगर किसी का सेम नेम आता है तो ये आइडेंटिकल होगा। तो अब देख, तो आर को चेक करते हैं। आर का आईपीएसी नेम लिखते हैं। यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे CH3 होगा, C2H5 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया था। तो ये CH3 है। तो अगर अब इसका नेमिंग लिखें हम, अगर इसका आईपीएसी नेम लिखें हम तो 1 2 3 4, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं CH2 CH3। तो 3 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट टू ऑल। तो इसका भी नेम सेम हो गया। तो क्यू, तो इसके दोनों का नेम सेम हो गया। तो क्यू और आर जो है सो आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों का आईपीएसी नेम सेम है। तो सेम। तो एस का अगर नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5। तो इसका अगर आईपीएसी नेम लिखें तो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेन 3 ऑन। तो ये जो है इसका फॉर्मूला ही अलग है। तो अब पी का नेम लिख करके देखते हैं। तो स्पेस नहीं है तो इधर इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम इधर लिखते हैं। तो 2 3 3, 2 में मिथाइल है और 3 3 में 2 मिथाइल है। तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंट ट्राई मिथाइल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंट टू ऑल। ये इसका आईपीएसी नेम है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सो क्यू एंड आर होगा। ये तो अलग कंपाउंड है।
क्वेश्चन 5, which of the following which one of the following structure has the IUPAC name 3-ethynyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-wine oic acid 5-wine oic acid। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट नेम कौन सा है ये हमको सेलेक्ट करना है जे कौन सा इसका करेक्ट नेम है। तो इसको बनाने के लिए दो मेथड, या तो इसका नाम लिख लेते हैं, तो 3-ethyl 2-hydroxy 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-wine oic acid 5-wine oic acid 3-ene 5-wine oic acid तो इसका नाम लिखने के लिए दो मेथड है, या तो इसका नाम लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसका नेमिंग करते हैं, या तो फिर एक एक करके सबको चेक करते हैं जो कौन सा इसका करेक्ट नेम है। तो इसको देख लेते हैं। 6 इसका जो है हेक्स लिखा हुआ है, तो 6 कार्बन चेन होगा, 6 का कार्बन चेन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन है। तो अब देखते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 में इथेनाइल लगा हुआ है, इथेनाइल। तो उसके बाद 2 में है इथेनाइल है, तो 3 पोजीशन में इथेनाइल है। उसके बाद 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी है। 3 में इथेनाइल है, 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी बनाते हैं, 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी बनाते हैं, 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी बनाते हैं। 4 पोजीशन में मिथाइल है, 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हेक्स 3-ene 3 में डबल बॉन्ड है, 3 में डबल बॉन्ड और 5 में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 में डबल बॉन्ड 5 में ट्रिपल बॉन्ड है, 5 में ट्रिपल बॉन्ड है। और ओइक एसिड है, तो जो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो सबका आईपीएसी नेम एक एक करके देखते हैं, चेक करते हैं जो किसका नेम सही है। तो फर्स्ट का देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 में इथेनाइल ग्रुप है और मेरा नेमिंग में 3 इथेनाइल है, तो यहाँ पे 4 में इथेनाइल ग्रुप है, तो ये तो नहीं होगा। इथेनाइल ग्रुप जो है 3 में है और यहाँ पे दिखाया गया है 4 में, तो ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 पोजीशन में इथाइल ग्रुप है
अरे IUPAC ने जो करे हमको दिया हुआ उसमें 4 मिथाइल है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ छूट गया है, CH3 इसमें छूट गया है, थर्ड पोजीशन में CH3 है। तो C का नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 4 में यहाँ पे इथेनाइल ग्रुप है और होना चाहिए 3 में इथेनाइल ग्रुप, तो ये इनकरेक्ट है। 4 में इथेनाइल ग्रुप दिया हुआ है और होना चाहिए 3 में, तो ये इनकरेक्ट है। थ्री पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और होना चाहिए 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप और 3 में लगा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। डी इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 3 पोजीशन में इथेनाइल है, 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, 4 में मिथाइल ग्रुप है और 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड इन है और 5 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो है सही रिप्रेजेंटेशन है, सही रिप्रेजेंटेशन सही, ये जो है सही स्ट्रक्चर है। 3 इथाइल 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन का सही स्ट्रक्चर ये है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रियोज इज शोन बिलो। तो डी इरिथ्रियोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डी इरिथ्रियोज एंड इट्स आइसोमर आर लिस्टेड एज पी क्यू एंड आर एस इन कॉलम 1। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू आर एस विद द डी इरिथ्रियोज कॉलम 2। तो इसको जो है ये वेजडेस प्रोजेक्शन में है, इरिथ्रियोज का जो स्ट्रक्चर है, डी इरिथ्रियोज का जो स्ट्रक्चर है CHO OH और ये H CH2OH। ये डी इरिथ्रियोज का जो स्ट्रक्चर है वो ये डी इरिथ्रियोज का स्ट्रक्चर है। तो हमको इसके साथ ये जो है इसके साथ कौन सा डायस्टेमर है कि आइडेंटिकल है कि एनेंशियोमर है, क्या इसका रिलेशनशिप है इसके साथ डी इरिथ्रियोज के साथ, तो देखते हैं। तो ऐसे इसको विजुलाइज करते हैं इधर से। तो जब इधर से विजुलाइज करेंगे तो CHO और CH2OH ग्रुप जो है अपोजिट है। तो अगर ये दोनों अपोजिट है तो क्या करते हैं, इसको हम सेम साइड कर देते हैं। तो सेम साइड करते हैं तो इसका जो ये जो है से डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका कन्फिगर इसका जो वेज है तो डैश में हो जाएगा, डैश हो तो वेज में हो जाएगा। तो इसका हम लिखते हैं। तो ये इसका P का हम बना रहे हैं, P का फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे CHO और ये CH2OH सेम साइड में है, तो CH2OH सेम साइड में है। तो अब देखते हैं
डैश में एच है तो इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। डैश में अगर एच है तो इसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। और ओ एच जो है इसके जस्ट अपोजिट साइड है, वेज में है, तो इसको इधर लिखते हैं राइट साइड में। तो अब इसका जो कन्फिगरेशन है वो चेंज हो गया है और ये डाउनवर्ड हो गया है, तो इसका कन्फिगरेशन चेंज हो गया है। तो ये वो जो वेज में था वो डैश में हो गया, जो डैश में था वो वेज में हो गया। तो डैश में ओ एच था तो ये वेज में हो गया, तो ओ एच जो है सो वेज में चल गया, तो वेज में चल गया तो इधर हो गया ओ एच, राइट में ओ एच हो गया और इधर एच हो गया। तो ये जो है डी एरिथ्रियो से सेम सेम है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये P का क्या हो जाएगा, P का जो है से P का हो जाएगा 2, P का 2, तो P का 2 हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं, ये दोनों सेम साइड में है, तो सेम साइड में है तो इसको हम बनाते हैं, इसका फेसर प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो सी एच ओ है, उसके बाद यहाँ पे सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, उसके बाद सी एच टू ओ एच। अब ये जो है से डैश, ये जो है सो डैश में है, तो जब डैश में है, ये जब डैश में है तो ओ एच यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद एच इधर हो जाएगा, एच इधर हो जाएगा। उसके बाद ये जो एच जो है सो डैश में है, तो ये डैश में है और ये ओ एच हो जाएगा। तो ये जो कन्फिगरेशन है वो हो जाएगा क्यू का, ये पी था, ये क्यू का है, फिशर प्रोजेक्शन है। तो पी जो है, ये क्यू जो है, ये क्यू का फिशर प्रोजेक्शन है। तो क्यू का रिलेशन इसके साथ क्या है, तो ये जो है डायास्ट्रीमर है, ये डायास्ट्रियोमर है, तो ये डायास्ट्रियोमर है। तो जो क्यू जो है सो क्या है, डायास्ट्रियोमर, तो इसका जो हो जाएगा क्यू का 1। अब क्या करते हैं, अब इसको हम देखते हैं, थर्ड आर को देखते हैं, आर के साथ क्या रिलेशन है, तो इसको रब कर देते हैं। तो P के साथ P क्या है, P का जो रिलेशन है वो P जो है से 2 है, P जो है वो 2 है, आइडेंटिकल है। और Q जो है Q का 1 है। अब हम इसको देखते हैं, तो ये भी सी एच ओ ग्रुप और सी एच टू ओ एच ग्रुप ये अपोजिट साइड में है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है। सी एच ओ ग्रुप और सी एच टू ओ एच ग्रुप ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसको सेम साइड में करेंगे तो ये जो है इसका कन्फिगरेशन रिवर्स हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं कि आर का लिखते हैं, तो आर का हो जाएगा यहाँ पे सी एच ओ और ये यहाँ पे सी एच टू ओ एच जो डैश में है, डैश में कौन है, डैश में एच है, तो डैश में एच है तो इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, और ओ एच वेज में है तो इसको राइट साइड में लिखते हैं। उसके बाद इसका जो कन्फिगरेशन है वो चेंज हो गया, तो जो डैश में है वो हो गया वेज, जो डैश में है वो वेज में हो गया, और जो वेज में है वो डैश में हो गया। तो डैश में कौन हो गया, ओ एच, तो ओ एच क्या हो गया, डैश में हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया वेज में। तो ये जो है इसका ये क्या है, ये इसके साथ कौन सा रिलेशन है, तो ये जो है ये भी डायास्टेरियोमर है। तो आर का भी क्या हो जाएगा, आर का भी 1 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम देखते हैं, इसको इधर से विजुलाइज करेंगे, तो ये तो सेम साइड में है, तो इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, सेम साइड में है, तो एस का फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो सी एच ओ यहाँ पे सी एच टू ओ एच, अब देखते हैं एच जो ये सी एच टू ओ एच सेम साइड में है, तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो डैश में है, डैश में कौन है,
ओ एच है, डैश में ओ एच है, और एच जो है सो वेज में है, तो एच जो है वेज में है। इसमें जो डैश में कौन है, ओ एच है, और वेज में कौन है, एच है। एच जो है सो वेज में है, तो वेज में कौन है, एच है, और यहाँ पे CH2OH। ये जो है सो इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नन सुपर इम्पोजिबल, जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये इसमें सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये इनैंसियोमर है, तो इसका जो रिलेशन होगा, एस का रिलेशन क्या होगा, एस का रिलेशन 3 होगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से। सेक्शन 2 मैक्सिमम मार्क्स 24, और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन थर्मोडायनेमिक्स पीवी वर्क डन इज गिवन बाय डब्ल्यू माइनस dV P एक्सटर्नल। तो ये for a system undergoing the particular process, the work done is, तो वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन इज माइनस dV बाय RT बाय V माइनस B बाय A B स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसको। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, तो W रिवर्सिबल के लिए P एक्सटर्नल dV, W रिवर्सिबल के लिए P एक्सटर्नल dV, तो ये होता है W रिवर्सिबल के लिए। तो P फॉर रियल गैस, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT। तो 1 मोल के लिए लिखते हैं, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू A बाय V स्क्वायर V माइनस B बाय RT। तो यहाँ से लिख सकते हैं P प्लस A बाय V स्क्वायर फॉर 1 मोल गैस के लिए है, फॉर 1 मोल गैस के लिए P प्लस A V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT तो P प्लस A बाय V स्क्वायर इक्वल टू RT बाय V माइनस B, तो P इक्वल टू RT V माइनस B माइनस A स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो ये हो गया P। तो यहाँ से प्रेशर इक्वल टू हम ये पुट कर सकते हैं रियल गैस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं P एक्सटर्नल के जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ए सिस्टम्स दैट सेटिस्फाई द वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट।
तो वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है। हाँ, ये ऑप्शन तो सही है। वांडरवाल के लिए ये एप्लीकेबल है। वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है। दिस इज रिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल के लिए ये एप्लीकेबल है। तो बी भी इसका आंसर सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी भी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि रिवर्सिबल और एडियाबैटिक बोल रहा है। तो ये जो है सिर्फ इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल दोनों के लिए वैलिड है। तो ये ए बी सी इसका आंसर होगा। इरिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी और सी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 with respect to 1 to 5 choose the correct statement. A, the acidity of compound 1 is due to the delocalization in the conjugate base. तो pH, pH और pH AH ये कंपाउंड है। फेनाइल को हम pH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये H+ रिलीज, तो ये H+, तो जब इसका कंजुगेट बस, जब इससे H+ रिलीज होगा बनेगा फिनाइल, ट्राइफिनाइल एनायन, कार्बेनियन आयन, ट्राइफिनाइल कार्बेनियन आयन, ये इसका कंजुगेट बेस बनेगा। तो ये जो है बेस, ये बेस जो स्टेबलाइज क्यों है, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। डीलोकलाइजेशन ऑफ, अगर यहाँ से ये H रिमूव होगा, तो H अगर रिमूव होगा तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ, ये जो है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर होगा ये यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस तरह करके ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के वजह से जो ट्राइफिनाइल एनायन जो है वो हाईली स्टेबल है। एसिडिक क्यों है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन आयन। जो इसका जो एनायन बनेगा वो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये स्टेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो एनायन बनेगा, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है। तो ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस, तो जिसका जो कंजुगेट बेस बन रहा है इसके वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4, तो कंजुगेट बेस, इसका जो है कंजुगेट बेस बनेगा तो ये है साइक्लोपेंटाडाइन। ये साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन है ये साइक्लो ये साइक्लोपेंटाडाइन है। तो साइक्लोपेंटाडाइन से अगर एक H रिमूव होगा, ये H रिमूव होगा तो ये साइक्लोपेंटाडाइन एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे ये
ये जो है ये कंपाउंड जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये जो है एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक किस ये है, ये एरोमेटिक है क्योंकि ये हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, हक्कल रूल्स को फॉलो करता है। ये प्लेनर इसका प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो करता है और ये एरोमेटिक है। तो कंजुगेट बेस जो है इसका साइक्लोपेंटाडाइन का वो एरोमेटिक है। तो बी भी ए भी इसका सही है, उसके बाद बी ऑप्शन भी सही है, उसके बाद जो सी ऑप्शन है, द कंपाउंड टू बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। तो बी कंपाउंड जो है, बी कंपाउंड टू है, ये कंपाउंड में अगर H को रिमूव कर दें और यहाँ पे NO2 लगा दें, तो NO2 एक -I और -M ग्रुप है। -M ग्रुप और -I ग्रुप जो है एनायन को कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करता है और कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि कार्बोनाइन के लिए स्टेबल है, जो कार्बोनाइन को स्टेबिलिटी देगा, तो ये भी आंसर सही है। तो इसके वजह से अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिटी अधिक होता है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने के वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर इसके और इसके कंपेरिजन में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक नेचर आने की वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये H+ को रिमूव करके क्योंकि ये एनायन काफ़ी स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। उसके बाद अगर इसमें और इसमें देखा जाए, अगर इस 1 और 5 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये रेजोनेंस होने के बावजूद भी ये जो है मोर एसिडिक है, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद होगा 5, उसके बाद अब 5 होगा, 5 के बाद 1 के बाद होगा 2, और सबसे लास्ट में सबसे कम एसिडिक कौन होगा, HCH3। तो ये सबसे कम होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है डी इनकरेक्ट है, सी भी सही है, तो ये भी सी इसका आंसर होगा,